देखिए, एनसीईआरटी का फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर है। लास्ट समय में आपको वीवीआई क्वेश्चन का ही रिवीजन कराना बेस्ट होगा। देखिए, हमको कहने से क्वेश्चन आ नहीं जाए, लेकिन एक पढ़ाते पढ़ाते आदमी को अनुभव हो जाता है कि पिछले साल कौन पूछा है, कौन पूछने लायक है। इसलिए अधिक मात्रा में कोई क्वेश्चन को संग्रह किया जाता है। जैसे अगर आप 150 से 200 फिजिक्स में 2 अंक वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 को में बनाना कहेगा, 10 को तो बनाना है। तो कोई भी हमारे टीचर भी रहेंगे, वो 150 क्वेश्चन अच्छे से सिलेक्ट करके दे देंगे, तो 10 को लड़ना ही है। कोई भारी बातें कहते हैं कैसे लड़ जाएगा, लड़ना तो अपना हाथ का आती है कि आप सिलेक्ट को अच्छा से कीजिए। तो आइए देखिए, पहला टॉपिक है आवेश। आवेश के उत्पत्ति के कई कारण हैं। आवेश की उत्पत्ति रगड़ने से होता है, स्पर्श विधि से होता है, चालन विधि से होता है। तो आवेश प्रत्येक वस्तु का वह आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने का चेष्टा करता है, उसी गुण को हम आवेश कहते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है, आरोपित करने का चेष्टा करता है, उसी गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। आवेश को Q, देखिए परीक्षा में तो सुंदरता से लिखिए, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश का ऐसा मात्रक सबको पता है, कूलाम होता है। आवेश बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुने समय। इसलिए आपको एम्पियर सेकंड भी ऐसा ही मात्रक, एम्पियर सेकंड को ही कूलाम कहा और कूलाम को C से सूचित किया जाता है। इनका बीमा सूत्र होता है AT। AT ए है जो हमारे विद्युत धारा का बीमा है और T समय का बीमा है। इसको I से भी सूचित किया जाता है और T तो T रहता है। आवेश हमारे परिवार में नहीं लगते हैं। हमारे परिवार में अगर लगते तो वह सदिश राशि हो जाते हैं। इसलिए कौन सी राशि है? इनके दिशा की आवश्यकता नहीं है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत एवं उदाहरण सहित लिखे। देखिए, कभी कभी 2 अंक में पूछा नहीं कि चांस से पूछा नहीं है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही क्या कहा जाता है? आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। इसके उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। विशेष अवस्था में अत्यधिक ऊर्जा युक्त लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर गामा किरणों से इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के उत्पन्न होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और पॉजिट्रॉन पर धनावेश होता है, इससे स्पष्ट होता है कि दोनों का नेट कुल आवेश 0 होता है। दोनों का नेट आवेश क्या आ जाएगा? जैसे एक पर ऋणावेश और दूसरा पर क्या हुआ? धनावेश। इन लोग को नेट मतलब कुल आवेश अगर कहा जाए तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? 0 आएगा। इसलिए कहा गया है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता, न तो इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसे क्या किया जाता है? इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। आवेश का गुण लिखें। देखिए, अगर पूछता है तो 2 भी गुण देते हैं। तो देखिए, आवेश जो होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। आपको पता है कि प्लस है तो इसको समान आवेश बोलेंगे, माइनस भी है तो इसे समान आवेश ही कहा जाएगा। इसे सजातीय भी कह सकते हैं। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, मतलब दोनों प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है? भागना होता है, मतलब एक दूसरे से सटेगा नहीं। माइनस रहेगा तब पर भी वो प्रतिकर्षण होगा, समझिए। और अगर प्लस और माइनस है तो यह समान है, मतलब विजातीय कह सकते हैं। इन्हें क्या आपको आज समान ही दे सकता है, आपको विजातीय भी देगा। तो समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण। मतलब समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करते हैं।
असमान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित मतलब आना, सटना, और प्रतिकर्षित मतलब भागना होता है, याद रखिएगा। इनति प्रतिकर्षित मतलब अपना और आकर्षित कर लीजिएगा। आवेश गुणात्मक होते हैं, आवेशों को योग किया जा सकता है। आवेश संरक्षित होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है, क्योंकि आपने पढ़े हैं Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एन ही होता है, प्लस माइनस, जहां n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n गुणज है, जो पूर्णांक संख्या में नहीं आना चाहिए, जिसे हमारे आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। मतलब आवेश जो है छोटू, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। आवेश निश्चय होता है, मतलब अभी देखिए, आवेश निश्चल होता है, प्रत्येक आवेश पदार्थ में द्रव्यमान होता है, मतलब आवेश पदार्थ में द्रव्यमान होता है। आवेशित पदार्थों में जो पदार्थ आवेशित है उसमें द्रव्यमान होगा, आवेशित पदार्थों में द्रव्यमान होगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने से द्रव्यमान कम जाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बढ़ जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पदार्थ को आवेशित करने से क्या होगा, तो आप जवाब देते हैं पदार्थ को आवेशित करने से पदार्थ का द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है, दोनों हो सकता है। आपको ये पूछा जाए कि पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया है तब क्या होगा, तब द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। आवेश किसी चालक के सतह पर फैल जाता है, मतलब आवेश जो है अगर किसी पर आवेश है तो बगल में लाने पर उस पर भी वह क्या हो जाएगा? फैल जाता है। नुकीले भाग से आवेश को रिसाव होते रहता है, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो जब दो उपयुक्त पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज को आवेश का क्या कहा जाता है? क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण को Q बराबर प्लस माइनस एन से सूचित करते हैं, जहां n बराबर 1 2 3 4 होगा, ई नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा। आपेक्षिक पैराबाह्यता की परिभाषा लिखें। आपेक्षिक पैराबाह्यता को ER से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो आपेक्षिक पैराबाह्यता की परिभाषा होती है किसी माध्यम की पैराबाह्यता, किसी माध्यम की तथा निर्वात की पैराबाह्यता को एप्सिलॉन नोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और माध्यम की पैराबाह्यता को एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। तो किसी माध्यम की पैराबाह्यता एवं निर्वात की पैराबाह्यता के अनुपात को अपेक्षिक पैराबाह्यता कहा जाता है। अपेक्षिक पैराबाह्यता बराबर होता है माध्यम की पैराबाह्यता बटा एप्सिलॉन नोट का मान आपको याद होगा 8.85 गुने 10 के पावर फैराडे प्रति मीटर होता है। अब बताइए कि पानी का अपवर्तनांक, पानी का पैराबाह्यता कितना होता है? 80 होता है। तो 81 किसका होता है? दोनों होता है। लोहा का पैराबाह्यतांक कितना होता है? धातु का पैराबाह्यतांक कितना होता है? अनंत होता है। अन्य किसी पदार्थ का पैराबाह्यतांक 1 से बड़ा और अनंत से क्या होता है? और धातु का पैराबाह्यतांक क्या होता है? अनंत होता है। हवा या निर्वात का पैराबाह्यतांक 1 होता है। कूलाम के नियम को लिखे समीकरण की भी प्राप्त करें। देखिए कूलाम महोदय साहब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताए थे। उन्होंने कहा था कि माना कि Q1 और Q2 दो आवेश है, माना कि Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी R है, जिनके बीच की दूरी R है, इनके बीच लगने वाला बल F है।
तो कूलाम के नियम के अनुसार कहना है दो आवेशों का गुणनफल, दो आवेशों का उनके बल के लगने वाले बल के समानुपाती होता है और उनके दूरी बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारे कूलाम का दो नियम बोलिए चाहे एक ही नियम कहिए। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी नियत हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा क्या होता है, मतलब कि F समानुपाती Q1 गुने Q2, F समानुपाती Q1 Q2। ये समीकरण 1 मान लेना है कूलाम। ये दूसरा नियम कहता है यदि दो आवेशों का परिणाम नियत हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके बीच के दूरी के वर्ग के मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दूरी बढ़ेगा बल कमेगा, दूरी बढ़ेगा क्या होगा। अब दोनों को समीकरण यहां से निकालिएगा तो आपको पता है कि F समानुपाती Q1 गुने Q2 बटा क्या आएगा, अब हटाइएगा तो क्या आएगा K इंटू Q1 गुने बटा r²। K का मान क्या देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देना है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल जाएगा, देखिए यहां से F बराबर फॉर्मूला निकलेगा। K एक नियतांक है, K का मान इतना दीजिएगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुने Q2 बटा मुक्त आकाश की परावैधता का मान मात्रक एवं विमा लिखें। तो मुक्त आकाश की परावैधता का मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को फैराडे मीटर भी कहा जाता है, फैराडे प्रति मीटर कहा जाता है। मुक्त आकाश या इसी को निर्वात परावैधता कहा जाता है। तो मुक्त आकाश की परावैधता को सूचित किया जाता है एप्सिलॉन नॉट से, जिसका मान यही होता है, दोनों होता है, देखिए दोनों सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। मात्रक लिखा हुआ है। विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखें। तो अनेक आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान अनेक आवेशों के बीच अनेक आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब अनेक आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर लगाया जा रहा है तो लगने वाला परिणामी बल का मान जो है वो सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योगफल के बराबर होता है, सदिश योगफल के, जिसे विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस F2 डॉट डॉट वेक्टर F1 होगा। कूलाम के नियम का महत्व क्या है, 2 अंक में पूछेगा, दुइये को याद रखिएगा, लेकिन बहुत सारे लिखा हुआ है। कूलाम बल किसी परमाणु के नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करता है। कूलाम बल जो है किसी परमाणु के नाभिक या इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करता है, मतलब किसी परमाणु के नाभिक केंद्र में स्थित है और इलेक्ट्रॉन उनके कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो इनके बीच जो बल लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, कूलाम बल कार्य करता है। कूलाम बल परमाणुओं अथवा अणुओं को आपस में बांधकर ठोस द्रव बनाता है, मतलब कूलाम बल परमाणुओं या अणुओं को आपस में बांधकर ठोस या द्रव अवस्था बनाता है। परमाणु जो है, कूलाम बल जो है परमाणुओं या अणुओं को आपस में जोड़कर या तो ठोस अवस्था प्राप्त करता है या तो द्रव अवस्था प्राप्त करने की क्षमता होती है। कूलाम बल जो है हमारे तत्वों के परमाणु या यौगिक के अणुओं को जोड़कर हमारे ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में पदार्थ बनाने की काम करता है। कूलाम बल विपरीत आवेशों पर भी लागू होता है। विपरीत आवेश मतलब प्लस और ऋण आवेश और धन आवेश पर भी लागू होता है। कूलाम बल का नियम बहुत बड़ी दूरियां r का मान अनंत से लेके छोटी दूरियां 10⁻⁻15 मीटर तक होती है।
10⁻⁻15 मीटर तक ही लागू होती है। कूलाम बल न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुरूप ही है। मतलब हमारे न्यूटन के तीसरा नियम जितना कहता है कि पहले वस्तु पे बल लगेगा उतने वस्तु दूसरा वस्तु पे बल लगेगा, वही कहता है कूलाम बल कि पहले आवेश पे जितना आवेश लगेगा वो दूसरे पर भी उतने लगेगा, बशर्ते एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? आपसे पूछा जाए कि एक पर 4 आवेश का बल लगाया जाए, 4 कूलाम का बल लग रहा है, 4 न्यूटन आवेश का बल है, और दूसरा पे और एक वस्तु का आवेश 6 कूलाम है और दूसरा के 4 कूलाम है, दोनों पे लगने वाला बल का अनुपात क्या होगा? तो दोनों के बलों का अनुपात 1:1 अनुपात होगा, क्योंकि दोनों पे बलों का अनुपात सेम लगेगा। दोनों पे बलों का अनुपात क्या होगा? सेम होगा, बशर्ते विपरीत होगा तो अनुपात में ऋणात्मक चिन्ह का कोई मान नहीं होता है। जैसे 4 कूलाम की एक वस्तु है और एक वस्तु पे 6 कूलाम आवेश है, अगर दोनों को आप कूलाम बल निकालें और दोनों का अनुपात निकालें तो कहा जाता है कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के सदिश रूपन में जब सिद्ध किया जाएगा तो दोनों पर मान उसका 1:1 ही आएगा। कूलाम बल की सीमाएं क्या है? तो कूलाम बल की सीमाएं निम्नलिखित है। कूलाम का नियम गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है। मतलब जो आवेश गतिशील होता है, गतिशील आवेशों पर कूलाम का नियम नहीं लगता है। गतिशील आवेशों के बीच कूलाम बल नहीं लगता है। कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। 25 से कम दूरी पर लागू नहीं। कूलाम बल परमाणुओं को आपस में बांधकर अणु बनाता है। अभी आप पढ़े कूलाम बल परमाणुओं को आपस में बांधकर अणु बनाता है या परमाणुओं या अणुओं को बांधकर ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ बनाता है। कूलाम बल परमाणुओं अथवा अणुओं को आपस में बांधकर ठोस अथवा द्रव बनाता है। एकांक आवेश देखिए पूछे करते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव को पूछेगा, याद रखिएगा। एकांक आवेश की परिभाषा लिखे तो यदि बराबर परिणाम के 2 सजातीय धनावेश, एकांक आवेश क्या है? तो यदि बराबर परिणाम के 2 सजातीय धनावेश निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब कि यदि बराबर परिणाम के 2 धनावेश, 2 सजातीय धनावेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है और दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन बल हो बल लगता हो, तो दोनों आवेशों के मान को एकांक आवेश कहते हैं। कहने का मतलब कि यदि बराबर परिणाम के 2 सजातीय आवेश है, और सजातीय मतलब आप समझ रहे हैं कि दोनों एक ही प्रकार का होगा, तो सजातीय धनावेश निर्वात में एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, एक दूसरे पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल हो, तो दोनों आवेशों के मान को क्या कहेंगे? एकांक आवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आवेश के रैखिक घनत्व का परिभाषा लिखे और इसका एसआई मात्रक और विमा बताएं और बताएं कि सदिश है कि अदिश। तो रैखिक घनत्व तो किसी चालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई के आवेश के घनत्व को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। किसी चालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई, किसी चालक के एकांक लंबाई में आवेशों के घनत्व को क्या कहा जाता है? आवेश का रैखिक घनत्व को किससे सूचित किया जाता है? लेमडा से सूचित। इस लेमडा बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एल होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। क्या होता है? आवेश रैखिक घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। आपसे पूछेगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है? तो किसी चालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के घनत्व को क्या कहते हैं?
आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्लियर है ना। अब बीमा क्या हो जाएगा, 80L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 बीमा किसका था, कूलाम का, और लंबाई के मीटर की बीमा क्या था, L, तो ऊपर जाएगा तो L इनवर्स हो गया। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति, यह कैसी राशि है, सदिश सदिश है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का ऐसा ही मात्रक बीमा सूत्र और राशि बताएं। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों का जो घनत्व होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। किसका संकेत है, सिग्मा से, और सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। Q बटा क्या होता है, मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों का जो घनत्व होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होगा, आवेश बटा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक होगा, कूलाम प्रति, बस सिर्फ रिवीजन करना है। ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बीमा हो जाएगा 80L इनवर्स 2। यह भी एक सदिश राशि है, हाँ दिश राशि है, सॉरी। आवेश की आयतन परिभाषा वही होगा, प्रति एकांक आयतन हो जाएगा। चालक के प्रति एकांक आयतन में आवेशों का जो घनत्व होता है उसे आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश के आयतन घनत्व को रो से सूचित किया जाता है, सर रो से, यही ना है, से सूचित किया जाता है। आवेश बटा क्या हो जाएगा, आयतन, आवेश बटा क्या होगा, ऐसा ही मात्रा कूलाम प्रति मीटर की, कूलाम प्रति मीटर की, ये भी क्या है, अदिश राशि है। अब आता है विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र का परिभाषा लिखिए, इतना हल्का आपको पूछने वाला नहीं है, परीक्षा में जान लीजिए। किसी आवेश से आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे दूसरे आवेशों का आवेशित वस्तु को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है उसे आवेश का क्या कहा जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र का तात्पर्य है आपका एरिया से, क्षेत्र का तात्पर्य है आपको एरिया से। आप कहते ना आओ हमारे एरिया में, तो बता देते हैं, आओ पंचशाला पर, तो बताते हैं तुमको, या फिर रामेश्वर वैचा, बाजार में नहीं लड़ेंगे अभी। तो उसी प्रकार क्षेत्र का एरिया से आपने देखे होंगे कि 11,000 चाहे 220 वाले वोल्ट तो ऐसे ही चल जाता है। 11,000 पे ऐसे चीनी मिट्टी का 3-3 2-2 को करके तार बनाए दूरियां पर है। इसमें क्षेत्र बांटा गया है। इसका क्षेत्रों में इतना दूरी पे क्षेत्रों का आवेशों का गमन है। अगर इसे सटा को 11,000 तार को रख दिया जाएगा तब क्या होगा, तो आवेशों का एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होगा। इसलिए आवेशों को, क्योंकि क्षेत्रों में दूसरे अगर सटा कर एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सकता है। आपने देखे होंगे 33,000 तारों पर इतना बड़ा बड़े लटका हुआ रहता है, लटका रहता है, तो इतना क्षेत्र बढ़ाने से आवेशों का प्रवाह अगर सट जाएगा तो आवेशों का प्रवाह नहीं होगा। तो वही कहता है किसी आवेश से आवेशित वस्तु के, किसी आवेश से आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश या आवेशित वस्तु को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से सूचित किया। इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को वोल्ट प्रति इनवर्स कहा जाता है। याद रखिएगा, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, तो किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए आवेश के सतह पर खींची गई रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मतलब किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए आवेशों के सतह पर खींची गई रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर किस ओर जाता है? ऋण आवेश पर समाप्त हो जाता है। मतलब अगर ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, क्या इधर जाएगा? नहीं जाएगा, या इधर भाग जाएगा? आपको पूछ लेगा। जैसे दो धनावेश दिया गया है और कहता है इसका चित्र बनाए। दो धनावेश दिया गया, इसका चित्र बनाए, पूछा हुआ भी है, तो अब इसको चित्र ऐसे बनाइएगा। निकल रहा है धनावेश से क्या होगा, और इससे भी क्या होगा? ऐसे ही होगा एक दूसरे से। लेकिन यही एक प्लस रहता है, एक तब यहां से यहां जाता है, और तीरते समय याद रखिएगा प्लस से कहां जाता है, और एक दूसरे को काटना भी नहीं चाहिए, एक दूसरे को। तब जाके आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया था जब पाठ पढ़ाया जा रहा था। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। आवेश या आवेशित चालक से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत होती है। आवेश या आवेशित चालक से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के क्या होती है? लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में गमन करते हुए हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अगर एक ही दिशा में गमन करे तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाता है, बंद लूप का निर्माण वो नहीं कर पाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी याद रखिएगा। दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? कहता है कि दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद काटता क्यों नहीं है? तो कहने का अर्थ है आवेश के सतह के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है। आवेश के सतह के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है, जो कि एक दिशा में गमन करते हैं। गमन करते हुए हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत विस्थापन किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम की पैरावैधता तथा उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम की पैरावैधता तथा उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत विस्थापन कहते हैं। इसे वेक्टर डी से सूचित किया, और विद्युत विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम प्रमेय को लिखे तो ये अलग, देखिए एक कूलाम का नियम पूछेगा, एक कूलाम का प्रमेय, दोनों अंतर है। किसी आवेशित समतल चालक के समीप, किसी आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान उस आवेशित समतल के चालक को आवेश के पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है, उसे कूलाम प्रमेय कहा जाता है। कहने का मतलब है किसी आवेशित समतल चालक है, आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, आवेशित समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान है, उस आवेशित समतल के चालक पर के आवेशों का क्या होता है? मतलब एक समतल चालक के समीप विद्युत क्षेत्र के मान और उस आवेशित समतल के चालक के आवेश के पृष्ठ का मान का घनत्व जो होता है 1/ε0 गुना के बराबर होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? कूलाम प्रमेय कहा जाता है। कूलाम प्रमेय हमारे एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? रो गुने 1/ε0। सिग्मा लिखा है ना, सॉरी सिग्मा लिखा हुआ है, रो नहीं है। स्थिर विद्युत परीक्षण किसे कहते हैं? इसका जीवन उपयोग बताइए। तो किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं।
इसका जीवन उपयोगी क्या है? स्थिर विद्युत परीक्षण किसे कहते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। मतलब विशेष क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परीक्षण। अब इसका जीवन उपयोगी कैसे किया जाता है? तब बस या कार में बैठे हो तो बिजली गिरने पर बस या कार का खिड़की और दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि आवेश बस या कार की सतह पर फैल जाता है, जिससे बस या कार के अंदर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो जाता है। आपको हम बताए थे कि गतिमान वस्तुओं में आवेश होता है। गतिमान वस्तुओं में क्या होता है? इसलिए अगर ट्रक है, बस है, तो उसके टायर के पीछे एक पट्टी लटका होता है जो हमारे ठोकरों पर स्पर्श करता है, और वह आवेश जो होता है हमारे नीचे मिल जाता है। यही वायुयान का भी टायर होता है जो हमारे कुचालक का बनाया जाता है। यही कारण है, क्योंकि बस या कार में बैठे हो तो बिजली गिरने पर या फिर गतिमान वस्तु है तब पर उसके चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हमारे ट्रक या बस के पीछे एक पट्टी होता है। ऐसे तो बस ज्यादा नहीं, बस तो रुकते रुकते चलती है, लेकिन हमारे माल ढोने वाले जो है वाहन होते हैं, उनके चक्का के पीछे एक रबर की पट्टी होता है जो जमीन से ठोकरों जहां पे ठोकर लगता है वहां पे चुभता है, और चुभने से वो आवेश रूपांतरित होकर मिल जाता है, ताकि चालक ज्यादा मात्रा में हमारे ट्रक पर आवेशित ना हो सके, ताकि खतरा ना बन सके। कहा जाता है जब धातु के कर्कट वाले रूम में बैठे तो बिजली गिरने पर उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो धातु के खोखले गोलीय चालक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका झटका का अनुभव नहीं होता है। जब धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का झटका का मान क्या होगा? शून्य होगा। कै वजह है? आए? उन लोग नीचे वाला भी नहीं आ जाए। देखिए, विद्युत विभव को परिभाषित करें। विद्युत विभव का तात्पर्य देखिएगा, विभव का ऐसा मात्रक सबको पता है कि वोल्ट होता है। अब वोल्ट का तात्पर्य है दूरी से। वोल्ट का तात्पर्य है दूरी से। जैसे आपने 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 220 वोल्ट, 11,000 केबी, 33,000 केबी का नाम सुने होंगे। 33,000 वोल्ट। जितना ज्यादा वोल्ट होता है उतना लंबी दूरी उसे भेजा जा सकता है, पता है ना। जैसे 220 वोल्टों को ट्रांसफार्मर से जब निकाला जाता है 220 वोल्ट, तो इससे आप लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते हैं। भेजने पर इसके मान क्या होता है? कम जाता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि लंबी दूरी जाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लंबी दूरियां बढ़ जाएगी। अब 11,000 वोल्ट को उसका रेंज है वहीं तक भेजा जा सकता है, इन्हें कि यहां से आप 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के बाद ले जाइएगा तो जाते जाते लचर पचर व्यवस्था हो जाएगी, उसका वोल्टता का मान भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। तो इसलिए विभव का तात्पर्य जो है वह वोल्ट से है। इसलिए लंबी दूरियों में ज्यादा देखते हैं कि 11,000 केबी पिना। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारे 11,000 केबी गया जिला से ही आता पंचानपुर में। नहीं, क्यों नहीं लाया गया? कि लंबी दूरियां में हमारे वोल्ट ज्यादा चाहिए। समझ गए? क्योंकि वोल्ट आते आते खपत होती है, लॉस होती है, तो वोल्ट का तात्पर्य उससे है। तो कहा गया विद्युत विभव की परिभाषा कहता है एकांक धन आवेश को किसी विद्युतीय एकांक धनावेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। या फिर एकांक धनावेश को अनंत से लाने में
अनंत से लेकर एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। या फिर ऐसे भी याद रखिएगा, एकांक धनावेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, जूल प्रति कूलम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। समझ गए? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो दूरी के साथ विभवांतर में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? मतलब दूरी के साथ विभवांतर के परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि जिसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विमय याद निकालना पड़ेगा। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? माइनस डीवी बटा डीएक्स। किसी आवेशित चालक का विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किसी आवेशित चालक का विभव निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यदि एक आवेशित चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक रख दिया जाता है तो पहले वाले चालक का विभव घट जाएगा। कहता है यदि एक आवेशित चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक रख दिया जाता है तो पहले वाले चालक का विभव क्या होगा? मतलब पहले के पास हमारे 10 कूलम और दूसरे के पास 4 कूलम। तो आपको बताएं कि दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे एक के पास 10 कूलम है और एक के पास 4 कूलम है। अभी इसको अगर कहा जाए तो दोनों के पास कितना कूलम हो जाएगा? क्योंकि दोनों को योग करके दोनों से अगर मान लीजिए एगो के 8 कूलम है और एगो के -2 कूलम है तो यह पहले घटेगा और बाद बराबर होगा। तो फिर कितना कूलम होगा? 3 कूलम हो जाएगा। तो वही यहां कहा है यदि एक आवेशित चालक के संपर्क में कोई दूसरा चालक रख दिया जाता है तो पहले वाला चालक का विभव क्या होती है? घट जाती है। और ये पहला हुआ, किसी आवेशित चालक का विभव उसके आकार पर निर्भर। तो ऐसा आकार क्या है? जितना बड़ा आकार होगा उसका विभव उतना ही अधिक होगा। किसी चालक का विभव उसके चारों ओर स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। किसी चालक का विभव उसके चारों ओर स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। किसी चालक पर जितना अधिक आवेश रहता है उसका विभव उतना ही अधिक रहता है, क्योंकि विभव आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी चालक पर विभव जितना अधिक आवेश रहता है उसका विभव उतना ही अधिक रहता है। विभव आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। आवेशित खोखला गोला के अंदर एक आवेशित खोखला गोला है। गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 क्यों होता है? मतलब आवेशित खोखला गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 क्यों होता है? तो विद्युत प्रवणता की परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र माइनस डीवी बटा डीएक्स होता है। लेकिन गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर y का मान नियत होता है। नियत होता है तो दूरी के सापेक्ष विभव अवकलन करने पर गोला के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 0 होगा। अंततः गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान 0 होने के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाती है? 0 होता है।